नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों, जिसमें पहला विषय यह है कि पीसीडीए के काम करने के गलत तरीके की वजह से जून महीने का पेंशन अभी तक कई सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है। आगे बताऊंगा विस्तृत क्या है ये मामला। और दूसरी जानकारी दोस्तों, अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहेंगे और सैनिक पाठशाला की तरफ से दी गई सही जानकारियों को पाते रहेंगे, तो आपका चाहे 2007 से ही पेंडिंग एरियर या कोई भी ड्यू पैसा क्यों ना हो, आपको जरूर मिलेगा। ऐसा आज आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा दोस्तों, जिसमें 2007 से कोई एक ऐसा पैसा जो पेंशनर का फंसा हुआ था, वो उनको मिल जाता है एरियर, वो भी 75,000 रुपए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीसीडीए पेंशन की तरफ से अभी स्पर्श में माइग्रेशन का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया है। आपको भी आप में से कई सारे पेंशनर्स को ये वाला मैसेज मिला होगा, जिसमें लिखा है, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श पीसीडीए पेंशंस। यानी कि पीसीडीए की डायरेक्टिव्स के मुताबिक आपका जो पेंशन डाटा है वो एसबीआई से स्पर्श में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, ये जो मैसेजेस हैं ये पेंशनर को आने कब शुरू हुए? लगभग 22-23 जून से लेकर के 25-26 जून के बीच में पेंशनर्स को ये मैसेज आए हैं। यानी कि इस समय में पेंशनर का डाटा बैंक से उठा करके स्पर्श में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये जो समय है दोस्तों, 22-23 तारीख से लेकर 25-26 तारीख के बीच का ये समय है, ये क्रूशियल समय है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अमूमन जो सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन इसी समय में जो है ट्रांसफर होता है उनके अकाउंट में। तो इस समय में जैसे ही उनका डाटा बैंक से उठकर स्पर्श में चला गया, उनका सीपीपीसी की तरफ से पेंशन का इस महीने का भुगतान नहीं हुआ। अब आगे स्पर्श के अंदर जब तक उनका माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक उनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाता, जब तक उनका जो पीडीबी वगैरह कंप्लीट नहीं होता, तब तक उनको स्पर्श की तरफ से भी पेंशन नहीं रिलीज होगा। यानी कि ऐसे समय पर माइग्रेशन करना कि सीपीपीसी की तरफ से भी ना मिले, और आगे स्पर्श में जब तक उनका पूरा काम नहीं हो जाता तब तक उनको स्पर्श की तरफ से भी पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, कैसे क्रूशियल समय में अगर यही माइग्रेशन 10 दिन पहले ही कर देते, जब आपको पता है कि स्पर्श में समय लगता है, तो क्यों नहीं 15 जून या जून के पहले हफ्ते में क्यों नहीं किया गया? या तो फिर एक हफ्ता रुक करके जून का महीने का पेंशन क्रेडिट होते ही उसके बाद क्यों नहीं ये माइग्रेशन किया गया? तो एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। इसमें मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहूंगा जो मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा है। आप ये जो मैसेज देख पा रहे दोस्तों, जिसमें इन्होंने मुझे लिखा, गुड मॉर्निंग सर, मैं एक्स सिपाही गणेश तरफदार, मैं 2012 का रिटायरी हूं। मेरा जून महीने का पेंशन नहीं मिला। मैं कल पीसीडीए इलाहाबाद में फोन किया था तो उन्होंने बोला आपको 23 जून से स्पर्श में लिया गया, आप अंडर माइग्रेशन में हो। आज सुबह में एटीएम में मेरा बैलेंस चेक किया, कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। प्लीज आप मुझे बताएं अभी मैं क्या करूं। आगे फिर वही मैसेज जो डियर कस्टमर वाला मैसेज है। तो दोस्तों, अब इनका माइग्रेशन 23 जून को किया गया। क्यों 23 जून को किया गया? जबकि सीपीपीसी से लगभग 22-23 जून से लेकर के 25-26 जून के बीच में उनका पेंशन क्रेडिट होना था। अब सीपीपीसी को समय नहीं दिया गया, सीपीपीसी से डाटा स्पर्श में लिया गया, और आगे स्पर्श में जब तक उनका माइग्रेशन का काम पूरा नहीं हो जाता, 10 से लेकर 15 दिन तक, कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगाते हैं स्पर्श में माइग्रेशन का काम कंप्लीट होने में। तो जब तक वहां वो काम नहीं कंप्लीट होता, अब उधर से भी उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें पेंशनर को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनका माइग्रेशन का काम खत्म हो जाएगा, अगर इस महीने उनको पेंशन नहीं भी मिलता है, तो अगले महीने उनका दोनों महीने का पेंशन आ जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपका जैसे ही माइग्रेशन खत्म हो जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जब आप लॉगिन हो पाते हो, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जरूर देख लेना। जैसे आपका लाइफ सर्टिफिकेट का उसके अंदर ड्यू डेट दिखाएगा, उस हिसाब से आपको लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में जाने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक गलत तरीका है काम करने का, क्योंकि या तो पेंशनर को समय दीजिए, या तो फिर आप जो है थोड़ा सा डिले करके जो है माइग्रेशन कीजिए, ताकि समय इस तरीके का देखिए ताकि उनका पेंशन क्रेडिट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने सीपीपीसी को भी समय नहीं दिया, अब इधर स्पर्श की तरफ से भी समय ज्यादा लग रहा है, तो जब पेंशनर को पेंशन ही क्रेडिट नहीं होगा तो एक पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हो जाएगा ना। लेकिन हैरासमेंट तो होता है ना। तो इस तरीके को सुधारने की जरूरत है, और जो समय सीमा है, माइग्रेशन का समय सीमा है, इस चीज को देखते हुए कि उनके पेंशन में कोई हैम्पर ना हो, इस तरीके से माइग्रेशन करना चाहिए। अब दोस्तों, अगली जानकारी जो ये मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक पेंशनर ने मुझे मैसेज लिखा है, सर जी, माय फादर डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1946,
सिपाही रैंक 16.5 ईयर सर्विस, डेथ हुआ है उनका 3 अक्टूबर 2007। फर्स्ट पेंशन मदर को 2698 मिली थी, फिर मैंने सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला और लेटर भी डाला एनहांस रेट फैमिली पेंशन का, तो मुझे 19 जून 2023 को 75,001 रुपए क्रेडिट हुआ। तो सर माय फादर की एज 1 मार्च 2013 तक सही मिली है या गलत, प्लीज सर जी। तो दोस्तों आगे उन्होंने थोड़ा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मुझे भेजा है। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखिए 2007 के जो है उनका डेथ है, उसके बाद जब उनका डेथ हुआ तो उनको कौन सा पेंशन शुरू किया गया, नॉर्मल रेट में, जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में उनको किया गया। तो पेंशनर ने लेते रहे, वो तो लेते रहे, जब जाकर के बाद में पता चला कि उनको एनहांस रेट में मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से आप अगर जागरूक रहेंगे, सैनिक पाठशाला देखते रहेंगे, तो आपको भी पता चलेगा। कई सारी ऐसी जानकारियां मैं देते रहता हूं, हो सकता है आपके भी कई समय में ऐसे जानकारियां आपको मिले जिससे आपको पुराना आपका बकाया मिलने में आसान हो। मैं सिर्फ एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, कम्यूटेशन होता है, नोशनल होता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो आप सैनिक पाठशाला को देखते जरूर रहिएगा। तो इन पेंशनर का मैं बता दूं जिनको 2007 से एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन लागू था, उनको नॉर्मल रेट में मिला, और नॉर्मल रेट में उनको जो मिला वो मिला 2698 रुपए। अब 2007 अक्टूबर से, जिस महीने में उनके फादर का डेथ हुआ, अक्टूबर 2007 से लेकर के आगे जब तक वो क्राइटेरिया मीट करते थे। अब इनके बारे में बता दूं, ये 1998 के पहले के रिटायरी थे, तो इनको 65 ईयर के उम्र होने तक ही एनहांस रेट मिलना था। जैसे इन्होंने बताया कि उनके फादर का जो डेट ऑफ बर्थ था वो मार्च 1996 का था, तो मार्च 1996 से लेकर के अक्टूबर 2007 तक उनके लगभग 61.5 साल उम्र हो गया था। तो आगे 65 साल, यानी कि लगभग जो है उनको 42 महीने का जो है मिलना था एरियर एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का। तो जो उनको 2698 रुपए तो ऑलरेडी मिल गया था, तो उनके जो 2698 रुपए जो था वो 60% था। अब इसका 100% होता है 4496 रुपए, और दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है 1798 रुपए का। अब ये 1798 रुपए को अगर आप 42 महीने से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ठीक हूबहू लगभग 75,000 ही निकलता है। इनको बगैर डीएडीआर का 75,000 रुपए पैसा एरियर दे दिया गया, जो कि गलत है। इनको डीएडीआर भी मिलना चाहिए उस पीरियड का। तो अब मैं उन पेंशनर से फिर से दरख्वास्त करूंगा, हालांकि उनके बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनके बेटे हैं, वो भी शायद मेरे उम्र के होंगे, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिन्होंने ये कार्रवाई की, सीपी ग्राम्स में डाला, तब जाकर के उनको 16 साल बाद 75,000 रुपए एरियर मिलता है। तो आप देखिए दोस्तों किस तरीके से अब उनको ये जो डीएडीआर का अमाउंट उनको नहीं मिला, उसके लिए भी या तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए या तो ऑनलाइन आरटीआर डालना चाहिए कि मुझे कैलकुलेशन शीट भेजा जाए कि किस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 75,000 रुपए जो है एरियर मिला है वो मुझे भेजा जाए। तो ये कार्रवाई उनको जरूर करनी चाहिए, ताकि उनको जो उनका असली हक है, जो उनका असली एरियर है, वो मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं दो जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।